हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वही सक्सेस अचीवमेंट। हम प्लानिंग की कर रहे हैं कि कितनी सक्सेस मिली हमने प्लानिंग करने के बाद, क्या क्या अचीवमेंट मिली हमें प्लानिंग की जो हमने 1951 में 1991 तक जो हमारी चली, उसके अंदर हमारी सक्सेस क्या है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, हमने दो पार्ट्स को डिस्कस किया था। एक था हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दूसरा था इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। प्लानिंग करने की वजह से हमें इन दोनों के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे इंक्रीजमेंट हुआ, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 में स्टडी कर रहे हैं बाकी के जो बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड हमारा पार्ट आता है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो प्लानिंग हमने की उसकी वजह से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजमेंट हुआ। हमने जो प्लान की फीचर्स पढ़ी थी, यानी उस टाइम पे प्लानिंग की, तो उसके अंदर भी था कि जो हमारा फोकस था वो था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस था। ठीक है, तो अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने फोकस किया तो उससे हमने क्या किया, प्लानिंग करने की वजह से उसके अंदर राइज आया। कैसे इंक्रीजमेंट हुआ, कहते ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट की और सेविंग की रेट थी ना, वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई 5 ईयर प्लान के अंदर। कहते हैं नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन 1950 to 1951 रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। जो सेविंग की रेट थी ना, यानी किस तरीके से जो सेव कर रहे थे पीपल, वो 9.5% थी नेशनल इनकम। जितना नेशनल इनकम थी हमारी, उसका 9.5% की रेट से लोग सेव करते थे। इट इंक्रीज टू 31.3%। 9.5 कहाँ 9.5, यानी कि 10 भी नहीं पूरा, और कहाँ 31.3% इंक्रीज हो जाना बाय द एंड ऑफ द 11th प्लान। जब 11th प्लान एंड हुआ 2011-12 के अंदर, तब हमारा कहाँ तक पहुंच गया था, 31.3% तक, एंड वॉज एस्टिमेटेड टू बी 30.5% इन 2017 एंड 18। और कहाँ पे हम एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2017-18 तक हमारा क्या कब पहुंच, 2017-18 के अंदर जो था वो हमारा कितना इंक्रीजमेंट हो गया था, सेविंग की रेट 30.5% इंक्रीज हो गई थी। जो हमारा 11th प्लान था ये हमारा 2007 से 2012 के बीच का था ना, तो उसके बाद बता रखा है कि 2017 से 18 के अगर हमने एस्टिमेट निकाला तो 30.5% इंक्रीजमेंट था रेट ऑफ सेविंग के अंदर। नेशनल इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, वो जो हम जब देख रहे थे तो नेशनल इनकम का 9.5% पहले लोग सेव करते थे, और 1951 की बात हो रही है। और उसके बाद जैसे जैसे प्लान हमने अडॉप्ट किए, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, ऐसे प्लान आते गए। तो 11th प्लान जब खत्म हुआ 11-12 के अंदर, 2007 में शुरू होके 11-12 में जब खत्म हुआ, तो उस टाइम पे इसकी इंक्रीजमेंट हो गई 31.3% हो गई थी। और 2017-18 में जब हमने एस्टिमेट किया तब भी 30.5% था। कहते लाइकवाइज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर तुम सेविंग की बात कर रहे हो तो इसकी रेट इंक्रीज हुई। इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हो तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन यही होती है इन्वेस्टमेंट, हैज राइजन फ्रॉम 9.3% ऑफ जीडीपी इन 1951 टू 32.3% इन 2017-18। कहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की रेट देखो तुम, तो जीडीपी की, जहाँ पे जीडीपी के 1950-51 के अंदर 9.3% थी, वो कहाँ तक पहुंच गई 32.3% 2017-18 के अंदर। वी ऑल नो दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है हम सभी जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, अगर लोग सेव करेंगे पैसे को, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे कहीं, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज होगी। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोग सेव करते गए पैसा, पहले उन्होंने सेव किया, अब सेव करके ये नहीं है कि अपने घरों में उस पैसे को छुपा के रख लो, तिजोरी में बंद करके रख लो, उस सेविंग को इन्वेस्ट करो। जैसे ही पैसा इन्वेस्ट होगा वैसे ही हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमने करनी है। तो क्या हुआ, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर दोनों टाइप का चेंज आया, इंस्टीट्यूशनल भी और टेक्निकल भी। 5 ईयर प्लान्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वे। 5 ईयर प्लान ने कंट्रीब्यूट किया एग्रीकल्चर को डेवलप करने में 2 तरीके से। पहला था 2 लैंड रिफॉर्म्स एंड दूसरा था थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। एक तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर चेंज करके, और दूसरा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। टेक्निकल चेंज लेके आए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, और इंस्टीट्यूशनल के अंदर चेंज लेके आए लैंड रिफॉर्म्स को चेंज करके।
तो फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड, सबसे पहले यानी लैंड रिफॉर्म्स किया, कैसे लैंड को रिफॉर्म्स किया, कहता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड टीलर्स ऑफ द सॉयल, सबसे पहले खात्मा किया इंटरमीडिएरीज का, जो कि स्टेट के बीच में, स्टेट और टीलर्स ऑफ द सॉयल के बीच में बैठे हुए थे ना, यानी टीलर्स ऑफ द सॉयल कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका जो प्रोडक्शन जब स्टेट तक पहुंच रहा था, मंडियों तक जा रहा था, उसके बीच के जो इंटरमीडिएरीज थे पहले उनको खत्म किया। देन मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, फिर उसके बाद रेगुलेट किया गया रेंट की इतना ही रेंट देना है, और मॉडरेट किया गया रेंट को कि ज्यादा वसूल नहीं करना, यानी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। थर्ड पॉइंट में कहता है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, फिर उसके बाद जैसे कि पहले स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, अब उन लैंड होल्डिंग्स को सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी गई और दोबारा से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डी कह रहा है ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, और फिर उसके बाद जो होल्डिंग के साइज थे, यानी कि जो लैंड होल्डिंग्स के साइज थे, उनको भी ऑप्टिमाइजेशन फिक्स किया गया, यानी कि उनकी एक बताया गया कि कितना हेक्टेयर में कितना एकर्स, इस तरीके से बता दिया गया कि ये साइज रहने वाला है, और उस तरीके से होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ फार्मिंग, तो पहले जहाँ पे कहीं कहीं जा जाके फार्मर्स फार्मिंग कर रहे थे, एक जगह पे उनके अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छी निकलती, प्रोडक्शन वो करते लेकिन अच्छा नहीं आउटपुट निकलता, तो वो क्या करते, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे, और स्मॉल एरिया था और फ्रेगमेंटेड जमीन पड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या था, छोटे छोटे एरिया और बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी फार्मर्स को, कि जैसे अगर उनके पास थोड़ा सा उनको कहीं से कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, तो वो अपने सारे उन फार्म्स पे भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। कैसे नहीं अप्लाई कर सकते थे, अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड थे, जगह जगह पे बिखरे हुए थे, एक साथ होते तो वो अपने एक साथ सारे खेतों को संभाल सकते थे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किया उनके अंदर। चेंजेस क्या थे, पहले इंटरमीडिएट्स को खत्म किया, देन उसके बाद रेंट को रेगुलेट किया, फिर लैंड होल्डिंग्स की लिमिट फिक्स की, और दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया लैंड को, और आराम से उनका साइज फिक्स कर दिया गया, और एक साथ उनको जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ऐसे कि इधर उधर, मतलब कि जो एक साथ रह रहे हैं उनको इधर दिया गया, मतलब कि सारे जैसे कि अलग अलग जगह पे उनकी एकड़ जमीन आ रही है, उनको एक साथ कंसोलिडेट करके उनको दिया गया लैंड को। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अलग से एकदम से इम्प्रूवमेंट होगा, उनका फार्मिंग करने का एनवायरमेंट चेंज होगा, और वो अच्छे तरीके से वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर एच पॉइंट में कहता है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली HYV सीड्स लीड टू रिवोल्यूशनरी राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। फिर कहता है दूसरे पॉइंट पे ये बात कर रहा है ना कि टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आया, तो टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आने की वजह से, यानी कि HYV सीड्स के अंदर इंप्रूवमेंट आया, इसकी वजह से क्या हुआ, HYV सीड्स आ गए थे, तो इस रिवोल्यूशनरी एकदम से चेंज हुआ प्रोडक्टिविटी के अंदर और एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज द हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज, और सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव कर ली थी फूड ग्रेन के अंदर, अब हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थे। तो कहता है टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट होने की वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट के साइन देखने को मिले हमें, यानी कि दोनों ही रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स करने की वजह से हमें ये फायदा हुआ, और टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड ग्रेन्स के मामले में। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई और इंडस्ट्री को हमने डाइवर्सिफाई किया। 5-year plan have a big push to the basic and capital goods industries, iron and steel, machinery, chemical, fertilizers, etc. कहता है हमारी ग्रोथ हुई इन इंडस्ट्रीज की। 5-year plan ने एक अच्छा धक्का दिया इनको, यानी एक अच्छा तरीके से इनको बिग पुश दिया ताकि ये थोड़ी चले, इनकी ग्रोथ हो सके। जैसे कि बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, चाहे आयरन एंड स्टील है, केमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, इनको थोड़ा सा बिग पुश दिया इसने, बहुत बड़ा। कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। जब प्लानिंग पीरियड का टाइम शुरू हुआ तो उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्री प्रोडक्शन की वो 7% पहुंच गई थी। 11th प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वो 7.2%, इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19। कहते हैं 11th प्लान के अंदर जो इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन था वो था 7.2%, 18-19 के अंदर ये इंक्रीज हुआ था 6.9% तक। Consumer goods industries have substantially grown to achieve the level of self-sufficiency.
इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज अ 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इंडिया की जो इकोनॉमी है अब इसको रैंक दी जाती है 10वीं लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वर्ल्ड की। ठीक है, यानी कि पहले जहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स हमारी इंडिया के अंदर सारा हम क्या कर रहे थे, सारा इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, अब हम यहाँ पे खुद ही अपने इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया अच्छे तरीके से, और हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, हमने इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया, और साथ साथ हमने इसके अंदर भी क्या किया, इसके अंदर भी हमारी अचीवमेंट अच्छी रही, हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर इंक्रीजमेंट लेके आए, ग्रोथ रेट हमारी इंक्रीज होती गई इंडस्ट्री की, और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 10वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। एंड देन हमारा आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, क्योंकि वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप जितना मैं करा रही हूँ उतना ध्यान से पक्का करते चलो। डेली अगर आप इतने टाइम की ही वीडियो देखते रहोगे और साथ साथ पक्के करते रहोगे तो बहुत ईजिली हम इंडियन इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं कराती हूँ उतना ध्यान से पढ़ो। ठीक है, hope you like it. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Ritik Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.